आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम लोग आज तीन कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तीन कॉन्सेप्ट हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कितने आर्टिकल्स कवर होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने राइट्स कितने आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं, और लास्ट वन जो हम लोग देखेंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का देखेंगे कि इसमें कितने जो है आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं और किस आर्टिकल का क्या फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल में किस तरह की बातें बताई गई है। तो हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स रहेगा। तो सबसे पहला जो है कि फंडामेंटल राइट्स कहता है कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने फंडामेंटल राइट है? 6 है, जिसमें कि पहला कहता है कि इक्वलिटी का आधार सबको होना चाहिए, ये 14 से 18 कहता है। ठीक है ना, ये पहला क्या कह रहा है? 14 से 18 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी है। उसी तरह से आपको फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, वो है 19 से 22। राइट टू फ्रीडम जो बताता है वो है 19 से 22। तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो हमारा आर्टिकल 23 और 24 बता रहा है। ठीक है ना। फिर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी आपका फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन को आप चूज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बताई गई है। पांचवा जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, मतलब किसी के कल्चर एजुकेशन राइट्स को के बारे में जो बात की गई है उसमें आर्टिकल्स 29 एंड 30 है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है वो हमारा आर्टिकल 32 में आता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या बताता है, आर्टिकल 15 क्या बता रहा है। नाउ सपोज दैट मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल 14 से 18। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। सबके लिए जो लॉ बना हुआ है वो सबके लिए समान होना चाहिए, मतलब सबको प्रोटेक्शन मिले लॉ के हिसाब से, बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी सभी पीपल्स ऑफ इंडिया को क्या होना चाहिए? सबके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 15 देखिए क्या बताता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या मेल फीमेल के आधार पे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पुरुष है महिला है उनके आधार पे इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है। नाउ आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 बताता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नाउ आर्टिकल 17 क्या बताता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप हायर कास्ट के हैं और लोअर कास्ट से आप ये अनटचेबिलिटी रख रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोविजन है वो अनटचेबिलिटी का रोकना है। आर्टिकल 18 क्या बताता है कि टाइटल्स रखने का एबोलिशंस, मिलिट्री एंड एकेडमिया डिस्टिंक्शंस, ये सब एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरह से हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था राइट इक्वलिटी, वो हमने देख लिया। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा जो हम लोग बढ़ते हैं उसमें आपको फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम में किस तरह की बातें की गई है। राइट टू फ्रीडम में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो आर्टिकल 19 से 22 कहा गया है। तो राइट टू फ्रीडम में आपको फ्रीडम किस चीज का है? आपको स्पीच देने का फ्रीडम है, अपना असेंबली लेने का फ्रीडम है, आपको एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम है, मूवमेंट करने का आपको फ्रीडम है ना। तो मोस्टली एवरीथिंग इज देयर मेंशन। स्पीच का है आपका फ्रीडम। तो इतने तरह का जो हो गया बात, उसमें आर्टिकल 19 में आता है।
स्पीच का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, दिस ऑल कम्स इन द आर्टिकल 19, कम्स अंडर आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी अगर आप कन्विक्शन कर रहे हैं, ऑफेंसेस कर रहे हैं, तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। आर्टिकल 21 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होना चाहिए, पर्सनल लाइबिलिटी का होना चाहिए, मतलब लाइफ जो आप हम लोग जी रहे हैं उनका प्रोटेक्शन हो, उनके पर्सनल लाइबिलिटी का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 22 क्या बता रहा है कि प्रोटेक्शन हो रहा है अगेंस्ट अरेस्ट के, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था अभी, ये था राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम तक हम लोग देख लिए हैं। अब सपोज दैट हम लोग मूव करते हैं आगे, ठीक है। जो सपोज दैट अगला जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखते हैं क्या होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रहे हैं, वो जो ह्यूमन होता है ना, टांगा खींचते हैं, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 23 बताता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 24 क्या बताता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर 14 साल से नीचे जो भी है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या माइंस में काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे डेंजरस प्लेस पे काम कर रहे हैं जहां उनका हेल्थ जो है वो इफेक्टेड होगा, तो उस तरह से बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिक जो चलते हैं उसका बंद होना चाहिए, मतलब मेल पर्सन या फीमेल पर्सन जो हुई वो खुद से पुलर ना हो एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का, चूज करने का फ्रीडम है। ये आर्टिकल जो है 25 से 28 बताता है। तो इसमें क्या बताता है कि सबसे पहले हमें फ्रीडम है प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन का। अगर हम हमारे पास एक तरह से राइट है किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए, उसमें हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको फ्रीडम दी गई है कि आप जो रिलीजियस जितने भी कार्यक्रम आप करा सकते हैं उस तरह से, तो उसका ये आपको उससे कोई ये नहीं है। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताता है कि आर्टिकल 27 जो कहता है कि आपको जो टैक्स भरना है वो इससे आपको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है ना। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम है नॉट टू पे टैक्सेस। और लास्ट वन है इसका कि फ्रीडम है आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। नाउ सपोज दैट अगला जो हमारा है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का, तो वो 29 में आता है। वो किस में आता है? 29 में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और जो दूसरा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपको राइट है किसी भी माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो दीज आर द points under the cultural and educational rights. Now suppose that moving forwards, अब हम लोग देखते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या। हमारे पास जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 में आते हैं। और सबसे अच्छा जो पॉइंट लिखा गया है इसमें कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग नहीं है जबकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया हो। तो उस वजह से आर्टिकल 32 कहा गया है कि कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद कहा है नेक्स्ट वन कि कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट आर्टिकल 32 वुड बी ए नलिटी। बिना आर्टिकल 32 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक तरह से अधूरा है। और आर्टिकल 32 जो है वो बेसिकली बोला गया है कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के ये क्या है, हृदय है एक तरह से। फिर उसके बाद बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो रूल्ड आउट किया था आर्टिकल 32 को एक बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे किया था, हेंस इट कैन बी टेकन अवे। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं हमें याद है या कुछ पता है या किसी को नहीं पता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें सबसे पहले क्या है कि अवॉइड करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जैसे हम लोग को पता है कि जो नेशनल एंथम है वो जन गण मन है। तो टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट ऑफ आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, इसको हमें क्या करना है, नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज में। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for the freedom। ठीक है ना, ये इसको हमको बताता है कि चेरिश करता है नोबेल आइडियल्स को और उसको इंस्पायर करता है नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम के लिए। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमारा ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम अपने इंडिया के लिए, अपने कंट्री के लिए यूनाइट रहें, इंटीग्रेशन का जरूरत हो तो इंटीग्रेट हो, सोवरेनिटी हो, तो इस तरह से हमें करना होता है। नेक्स्ट सपोज दैट अब हमारा जो है अगला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहता है कि टू डिफेंड करना कंट्री को एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू सो। मतलब आपको क्या करना है, डिफेंड करना है कंट्री के लिए, और कभी भी इस तरह से नेशनल सर्विस की जरूरत होती है तो ये है आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दैट अगला जो है हमारे पास कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज कि प्रमोट करिए स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट द पीपल ऑफ इंडिया और रीजनल सेक्शंस डाइवर्सिटी, नो टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उनके हार्मोनी को प्रमोट करना है, उनके बीच में भाईचारा लाना है अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, रीजनल सेक्शनल जो है डाइवर्सिटीज का वो रिनाउंस होता है इस कॉन्सेप्ट पे। नाउ सपोज दैट आगे मूव करते हैं। अगला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहता है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसमें हमें सारे जो हेरिटेज है, मोनूमेंट्स है, जैसे ये लाल किला है, ताजमहल है, जमा मस्जिद है, या और भी बहुत सारे आपके हेरिटेज है, उसको हमें क्या करना है, ये बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है। तो उसके बाद सपोज दैट अगला जो वर्ड है वो है प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लेक है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सपोज दैट नेक्स्ट वन है कि एक डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, मानवता को डेवलप करना है इन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें कहता है कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचाना है, जैसे ये मेट्रो है, आपका सड़क है, बसेज है, ठीक है ना, तो दीज आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इसे हमें क्या करना है, डिफेंड करते रहना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब इसमें क्या कहता है कि स्ट्राइव माने फैलना फूलना होता है। ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस द हाई लेवल, इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दैट जो हमारा अगला है, इसमें कहता है कि पेरेंट्स के द्वारा चिल्ड्रन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। तो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए वो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो 3 पार्ट है वो वन बाय वन देखते हैं। ये है सोशलिस्ट,
गांधीयन एंड लिबरल। जो तीन पार्ट आपको दिख रहा है उसमें है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब मैंने क्या बोला कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या था, पार्ट 4 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक तरह से इस्टेब्लिश करे जस्ट सोसाइटी फॉर द कंट्री। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहने का मतलब है कि ये पार्ट 4 से लिया गया है, और इसमें बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से हम लोग को गाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो बताता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट शुड कीप देम इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग लॉज इवन थ्रू दे आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर। ठीक है। लास्ट वन जो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है गांधीयन के फॉर्म में, सोशल के फॉर्म में, इकोनॉमिक के फॉर्म में, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव के फॉर्म में, लीगल के फॉर्म में, इन्वायरमेंटल के फॉर्म में, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। ओके।